Good morning, class 7. A very good morning to all of you. First of all, Happy New Year to all of you. So, students, welcome back in our SST class. And today we are going to discuss chapter number 7. Yes, all of you know very well. The chapter name is Tribes, Nomads, and the Settled Communities. Yes, this chapter is very important for the social knowledge, for the cultural knowledge. No doubt we are going to discuss one by one. But first of all, let's see what is the topic in this chapter. And first of all, the chapter name is Tribes, Nomads, and the Settled Community. All of you know very well what is the meaning of tribes. Yes, in easy language we can say that tribes is a kind of communities. It is a kind of community that are they in these communities. Special kinds of people belongs to from these communities, and nomads is also the same. I am going to describe all these things in this chapter, in this video also, and we are going to discuss about the settled community also. Okay, so our first topic is beyond the big cities, tribal societies. Yes, एक्चुअली अगर बात करें हम अपने टॉपिक की तो ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में हम बात करने वाले। बिग सिटीज में तो हम जानते हैं, उसके बियॉन्ड में जो ट्राइबल सोसाइटीज होते हैं, राइट, उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद अगर आगे देखें तो हु वेयर द ट्राइबल पीपल। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू नो अबाउट the who were the tribal people। ट्राइबल पीपल एक्चुअली कौन थे, ये लोग कहाँ से आते हैं, राइट, ये इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, लाइवलीहुड कैसी होती है, कैसे ये सरवाइव करते हैं, इन सारी चीजों को जानना हमें बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग सोशली हम लोग दूसरे से अटैच्ड हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि ट्राइबल पीपल जो थे वो कौन थे, कहाँ से आते थे, किस सब कॉन्टिनेंट में उनकी ज्यादा कह सकते हैं पॉपुलेटेड या पॉपुलेशन जो है किस सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाई जाती थी, वो कैसे अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करते थे, इन सारी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के टॉपिक के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज द हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लाइव। यस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली वी हैव टू नो अबाउट इट हाउ वेयर द नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लाइव। आज के जमाने की बात करें तो हम जैसे लोगों को या हम और आप जैसे लोगों को सरवाइव करना बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करते हैं। बट अगर हम इमेजिन करें कि उस समय यानी कि आज से हजारों साल पहले अगर हम बात करें तो ट्राइबल पीपल्स जो थे वो कैसे अपने लाइवलीहुड को सरवाइव करते होंगे। उस समय ये सारी फैसिलिटीज तो नहीं होंगी, नो डाउट हम सब जानते हैं। उस समय जो आज फैसिलिटीज हम लोग सरवाइव करते वक्त यूज कर रहे हैं, वो उस समय नहीं हुआ करते होंगे। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में ये जो नोमैड्स होते थे, मोबाइल पीपल होते थे, ये लोग कैसे सरवाइव करते, कैसे रहते थे, इसके बारे में जानेंगे। उनकी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या कैसे हुआ करती थी। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। यस, सोसाइटी जो है टाइम टू टाइम चेंज हुआ, नो डाउट आज भी चेंज हुआ है, पहले से चेंज होता आ रहा है। लेकिन अगर उस समय की बात करें, उस समय भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस, हमारी या जो लोग रहते थे उनके सोसाइटीज में चेंजेस देखने को मिले थे, राइट। और कहीं ना कहीं न्यू कास्ट यानी कि नए कास्ट सिस्टम या फिर कह सकते हैं नए कास्ट उभर कर बाहर आए थे। और साथ ही साथ हायरार्कीज यानी कि कह सकते हैं कि रूल करने की परंपरा जो है उस समय डेवलप्ड हुई थी, नो डाउट। उसके बाद हम देखेंगे अ क्लोजर लुक ऑफ गॉड्स एंड अहूम्स। नो डाउट ऑल हम सब जानते हैं, जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें कई तरह के ट्राइबल ग्रुप्स तो हैं, कई तरह के कास्ट सिस्टम भी इसमें बनाए गए हैं। कास्ट सिस्टम जो है अलग अलग कास्ट के अलग लोग, सबकी जो लाइवलीहुड के बारे में बताया गया और सबके वर्क ऑफ एरियाज के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गॉन्स। इन सब में से नो डाउट हम ट्राइब्स के बारे में भी जानेंगे, राइट, नोमैड्स के बारे में जानेंगे, मोबाइल पीपल के बारे में जानेंगे। यस, उसके बाद से लेकिन अगला जो एक कम्युनिटी है जो कि है द गॉन्स एंड द अहूम्स। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू आल्सो डिस्कस two communities, that is the Gonds and Ahoms. Okay, so first of all let's start this chapter. Let's see. You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell। हाँ, हमने चैप्टर 3, 4 और 2, 3, 4 में हमने देखा कैसे किंगडम जो है नो डाउट अराइज हुए, फेल हुए, और इन सब चीज़ों का होना बहुत कॉमन था उस समय, क्योंकि कभी ना कभी जो किसी भी किंगडम का अराइज हुआ है तो उसका फॉल होना भी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी, राइट। इवन
as this while happening, new art, craft and production activities flourish in the town and village. Over the century, important political, society, social and economical development had taken place. और हाँ, जैसे जैसे हम नए नए किंगडम, साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारे स्किल्स को देखा, वहां पे नए नए स्किल्स जो है आर्ट एंड क्राफ्ट है ये उभर कर बाहर आए थे। इतना ही नहीं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिले थे, जो टाइम टू टाइम टेकन प्लेस ऑकर्ड होते गए, राइट। ये सब डेवलपमेंट भी हम लोगों ने देखा जो समय दर समय बाहर आए। जैसे जैसे किंगडम, नए नए किंगडम के बारे में हमने पढ़ा, चैप्टर 2, 3 या 4 या 5 की बात करें, नए नए किंगडम के बारे में पढ़े, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आई और अलग अलग फॉर्म में। बट सोशल चेंजेस वर नॉट टेकिंग द सेम एवरीवेयर। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, इतने सारे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन जो सोशल चेंजेस है वो हर जगह देखने को नहीं मिले थे। ये पॉइंट नोट करने लायक है। कैसे? बिकॉज डिफरेंट किंग्स ऑफ सोसाइटीज evolve differently. It is important to understand how and why this happened. हाँ, अलग अलग कह सकते हैं सोसाइटीज जो हैं अलग अलग इवॉल्व थे। कैसे, जरा इस चीज को देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड, ये क्यों ऐसा हुआ। इकोनॉमिकली बात कर ले, सोशली बात कर ले, पॉलिटिकली, नो डाउट बहुत से अलग अलग फॉर्म, आयाम देखने को मिले हमें। लेकिन अगर सोशल चेंजेस के बारे में बात करें तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दिया। क्यों, जरा इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। In a large part of the subcontinent, society was already divided according to the rule of war. Yes. सबसे पहले लाइन में एक छोटा सा हमें इंडिकेशन, एक संकेत मिल गया। कह रहे हैं लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी, जितने भी सबकॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट है, सोसाइटीज है, वो वर्ण व्यवस्था में ऑलरेडी डिवाइड हो चुके थे, वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। दिस रूल एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, और कहीं ना कहीं सारे रूल्स जो हैं ब्राह्मणों के थ्रू प्रिस्क्राइब किए गए थे। नो डाउट ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। वेयर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम, और बड़े बड़े किंगडम्स के बड़े बड़े रूलर थे इन सब चीजों को, इस व्यवस्था को, कह सकते हैं इस वर्ण व्यवस्था को उन लोगों ने अडॉप्ट किया, अपनाया, जो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यस, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ हाई एंड लो, द एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। इट हैज द मुगल्स, द हायरार्कीज बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और हाँ, ऐसा वर्ण व्यवस्था के आ जाने के बाद से ऊंच नीच और कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था, यानी कि गरीब, अमीर और गरीब, इन सारी चीजों की जो डिफरेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गई, ये अराइज हो गई। एक आएगा इतना ही नहीं, मुगल अगर साम्राज्य वंशानुगत वर्गीकरण की बात करें तो उन लोगों के बीच में भी सोशल चेंजेस जो इस तरह के हैं, ये चीजें जैसे कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत, सुल्तान्स एंड द मुगल्स, दिस हायरार्की बिटवीन सोशल चेंजेस ग्रू फर्दर, जो आगे चल के इस तरह के चेंजेस जो है बढ़ते गए। और इस चीजों को कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ बना लिया था। जो वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था वो हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बना लिया था। इसके घाटे और फायदे क्या थे, अगर घाटे फायदे की बात करें पहले, इससे हुआ क्या, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस हमें देखने को मिले गरीब और अमीर की, और अपर एंड लोअर का, यानी तो हम कास्ट की बात करें, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट को देखने को मिले। लेकिन ठीक है, वो सब हम बात करेंगे। बट आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज बियॉन्ड बिग सिटी ट्राइबल सोसाइटी। हाँ, बड़े बड़े शहरों की अगर बियॉन्ड हम बात करें तो ट्राइबल सोसाइटीज कैसे थे, जरा इस पे एक झलक डालते हैं। लेट्स सी। देयर वर हाउएवर अदर किंगडम्स, किंग्स ऑफ सोसाइटी एज वेल. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. हाँ, एक कह सकते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन अराइज किया क्यों सोशल चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिले। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, देयर वर हाउएवर अदर किंग्स ऑफ सोसाइटी एज वेल, बहुत सारे किंग्स थे, बहुत सारे सोसाइटीज थे। लेकिन उसके बाद कहता है मेनी सोसाइटीज इन द सबकॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सेम रिचुअल्स रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों ने जो रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब किया था वो सारे कम्युनिटीज के या फिर कह सकते हैं सारे किंगडम्स के किंग इस चीज को फॉलो नहीं करते थे। हाँ, नो डाउट मोस्टली एरियाज में, मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में ये चीज माना गया, लेकिन सारे में नहीं माना गया। आगे देखते हैं। Nor were they divided into numerous equal classes, such societies often called tribes। और हाँ, कह सकते हैं कि जिस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने प्रिस्क्राइब किया था उसको बहुत सारे किंग्स और किंगडम्स ने नहीं अपनाया, ठीक है। और इस तरह के रिचुअल्स इस तरह के रिचुअल्स उन लोगों ने नहीं अपनाया। और आगे चल के जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कह रहा है डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस जो अलग अलग व्यवस्थित हुई थी वो नहीं अपनाया गया। सच सोसाइटी आई ऑफन कॉल्ड, और जो लोग इस वर्ण व्यवस्था को नहीं माने उसे हम ट्राइब्स के नाम से जाना जाने लगा, उसे हम ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, जो कि आज हम हमारा जो टॉपिक भी है। देखते हैं कैसे क्या है इसके अंदर।
members of each tribe were united by kinship bonds. Yes, जितनी इसमें एक खास बात ये थी, ट्राइब्स की अगर बात करें हम, राइट, ट्राइबल सोसाइटी की बात करें, इसके जितने भी मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं एक समान थे। कह सकते हैं कि रिचुअल्स को लेके एक तरह थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों द्वारा जो प्रिस्क्राइब था रिचुअल्स उसे माने, कुछ आधा उधर माने आधा नहीं, ऐसा नहीं। अगर इन्हें नहीं माना दैट मींस उस तरह के वर्ण व्यवस्था को ये मानते ही नहीं थे। इनकी अपनी एक सोसाइटी थी, इनके अपने रिचुअल्स हुआ करते थे, राइट। इनमें एक तरह की समानता थी। जितने भी ट्राइबल सोसाइटी या ट्राइबल्स ग्रुप की बात करें, सब में एक खास प्रकार की समानता थी। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, यस, other were hunter gatherers or herders. Most often they combined this activity to fulfill these natural resources of the area in which they lived. बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे जो ट्राइबल सोसाइटी या ट्राइबल कम्युनिटी जो थे या फिर ट्राइबल पीपल्स थे वो तो अपनी लाइवलीहुड को एग्रीकल्चर के थ्रू सर्वाइव करने लगे। कहीं ना कहीं बहुत जो थे वो हंटर गैदरर्स बन गए, बहुत हर्डर बन गए, हर्डर्स अपने एनिमल्स को लेके। और उनमें से बहुत तो ऐसे भी थे, मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दिस एक्टिविटीज, जितने भी ये दोनों एक्टिविटीज थे दोनों कंबाइंड करके, यस, टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया विच दे, जहां वो रहते थे उस एरिया में पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल थे। तो बात करें कि एग्रीकल्चर या हंटर गैदरर्स या हर्डर्स की बात करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज को मिला के कुछ ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप था, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, कुछ ट्राइब्स थे जो इस तरह एक्टिविटीज किया करते ताकि वहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग किया जा सके और बहुत ही अच्छी तरीके से वो सर्वाइव करना जान चुके थे बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड द रूल रिचुअल्स बाय द ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखते हैं। Some tribes were nomadic and moved from one place to another place. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided this almost household according to this own rule. और हाँ, बहुत तो थे कि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि ट्राइब्स थे वे नोमैडिक, जो कि घुमंतु थे, कह सकते हैं कि वन जा रहे जिंदगी जीते थे। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं। आप सब जानते हैं क्यों मूव करते थे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस चीज को। और आगे कहता है अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पैस्चर ज्वाइंटली। ये लोग जो थे पूरे किसी भी किंगडम को कह सकते हैं, लैंड को एक सामूहिक तौर पर उसको कंट्रोल करते थे और अपने ही रिचुअल्स रूल एंड रेगुलेशन को ये लोग मानते थे, ना कि जो अदर कम्युनिटी अदर कास्ट के जो ब्राह्मण्स या कह सकते हैं कि जानकार पर्सन जो उसको प्रिस्क्राइब करे, वो सारी चीजों को छोड़कर ये अपने रूल एंड रिचुअल्स को माना करते थे। अ लार्ज ट्राइब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स, दे यूजुअली लाइव इन फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एंड प्लेस डिफिकल्ट टू रीच। यस, और एक बड़ा समूह जो था इनका वो कहीं ना कहीं अलग अलग देश के अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में फल फूल रहा था। और ये बेसिकली ये जो ट्राइब्स थे, कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप्स थे या ट्राइबल सोसाइटीज थी, बेसिकली कहाँ सर्वाइव करती थी? लाइट इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेस वेयर डिफिकल्ट टू रीच। ऐसे ऐसे जगहों पे जहां पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता था किसी आम इंसान के लिए। समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। इन वेरियस वेज देयर ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। बहुत टाइम तो ऐसा भी देखने को मिलता था कि ये अपने से मजबूत टाइप के जो कास्ट या कम्युनिटीज होते थे उनसे भी कभी कभार भिड़ जाते थे, लेकिन बेसिकली अगर कहा जाए तो ये अपना सेपरेट कल्चर फॉलो करते थे, सेपरेट रहना पसंद करते थे। कह सकते हैं हिली एरिया में या फिर डेजर्ट की बात कर ले या फिर फॉरेस्ट की बात कर ले, वैसे जगहों पर जहाँ पे किसी आम आदमी का पहुंच पाना मुश्किल हो, वैसे जगहों पे इनकी सोसाइटीज हुआ करती थी, इनके ग्रुप हुआ करते थे। ये लोग वैसे जगहों पे सर्वाइव करना जानते थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड द ट्राइबल सोसाइटी आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर ऑफ देयर डिजर्व नीड। एक बात और यहाँ पे आ गई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ कह रहा है लेकिन कास्ट बेस्ड जो थी और ट्राइबल सोसाइटी यानी कि वर्ण व्यवस्था और ट्राइबल सोसाइटी कहीं ना कहीं दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। कैसे? ट्राइबल सोसाइटी आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डिजर्व नीड। अपने नीड, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था और ये ट्राइबल सोसाइटी थी एक दूसरे पे कह सकते हैं डिपेंडेंट थी। कैसे? जरा देखते हैं। द ट्राइब्स But the caste based and the tribal society also depended on each other for their deserved need. This relationship of conflict and dependence gradually caused both society to change. और कहीं ना कहीं ये जो conflict कह सकते हैं, conflict का नाम दे या फिर जो भी, या फिर एक नेचुरल नीड्स की बात कहें, कहीं ना कहीं ये आगे चलकर
सोसाइटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। हम नो डाउट हम सब जानते हैं वर्ण व्यवस्था जो था वो अलग था। अगर हम बात करें बियॉन्ड द बिग सिटीज में वर्ण व्यवस्था दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स ये एग्जिस्ट करता था। लेकिन अगर बात करें ट्राइबल सोसाइटी की तो ये इससे बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही परे थी। इसकी लाइवलीहुड अलग थी, वे ऑफ सर्वाइविंग इनका अलग था, रिचुअल्स अलग थे। सब कुछ अलग होने के बावजूद लास्ट में चीज देखने को मिला दैट इज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जानते हैं who were the tribal people? Yes, it is very important question actually. Who were the actually ये tribal peoples कौन थे, कहाँ से आते थे ये लोग, कौन कौन लोग थे इसमें? इन सारी बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। Contemporary historians and travelers give way scant information about the tribes. A few expectation about tribal people did not keep written record. अगर हम बात करें तो जो इतिहासकार थे या फिर जो यात्री पुराने जमाने में जो यात्री वन प्लेस टू ट्रैवलर्स कह सकते हैं जो थे, उन लोगों ने बहुत ही कम नॉलेज दिया था, इंफॉर्मेशन इन ट्राइब्स के बारे में दिया था। बिकॉज कहीं रिटेन रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था इनके बारे में। ओरली सब इनको जानते थे कि ट्राइबल सोसाइटी जो है, क्योंकि इनके बारे में वो इंटरेस्टेड है, किसी ने अपने बुक्स में मेंशन नहीं किया या फिर इनके बारे में लोगों ने लिखना पसंद नहीं, जो भी रीजन रहा हो। नहीं कह रहा है फ्यू एक्सेप्टेशन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटेन रिकॉर्ड। इनका कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, जिसके बारे में इतिहासकार कह सकते हैं या फिर ट्रैवलर्स बहुत ही कम, बहुत स्कैंटी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दे पाए, जुटा पाए। लेकिन but they preserved rich customs and oral traditions. Yes, these were passed down to each the new generation. Present day historians have started using the such oral tradition to write the tribal history. लेकिन इन लोगों की जो अपनी कल्चर्स थी, ट्रेडिशन थी, वो कहीं ना कहीं बहुत रिचेस्ट में काउंट होती थी, कह सकते हैं। ठीक है, दिस वेयर पास डाउन टू ईच टू न्यू जनरेशन। और ये जो रिचुअल्स जो थे, इनके अपने सिस्टम कस्टम्स थे, ये वन जनरेशन टू न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं पास भी किए जाते थे। और आज इसी से ओरल कह सकते हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जितने भी हिस्ट्रियंस हैं इन चीजों को अब लिखना स्टार्ट किया, फिर इस चीज को कह सकते हैं प्रेजेंट डे हिस्ट्रियन हैव स्टार्टेड यूजिंग द सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। इस तरह के ओरल कह सकते हैं कि ओरल ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए आज जो है राइट ट्राइबल हिस्ट्री को लिखा जाने लगा या लिखने की कोशिश किया जाने लगा हिस्ट्रियन के द्वारा कहीं ना कहीं। लेकिन आगे देखते हैं ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यस, the area and influence of a tribal varied at different point of the time. ये हम कह सकते हैं हर सब कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं ट्राइबल पीपुल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइबल वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। समय समय या फिर कह सकते समय दर समय इनके जो एरियाज है वो कहीं ना कहीं वेरी करते गए। और कह सकते हैं कि इनके जो रूल करने के तौर तरीके हैं, इन्फ्लुएंस, इनका जो प्रभाव था वो भी कहीं ना कहीं आगे से वेरी किया, डिफरेंसेस देखने को मिले समय दर। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, यस नो डाउट। In Punjab, the खोखर ट्राइब्स वाज वेरी इन्फ्लुएंट ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। अगर 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात करें तो खोखर करके एक जो प्रजाति थी, ट्राइब्स थे, वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहीं ना कहीं अपना सोसाइटी पर, समाज पर छाप छोड़े थे, नो डाउट कह सकते हैं। आगे कहता है द चीफ, आगे कह रहा है लेटर द गड़खास बिकम मोर इंपॉर्टेंट। और आगे चल के जो है गखड़ जो है वो आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम से जाने लगे, राइट। इसके बाद कहता है द चीफ कमल खान गखड़। जो कमल खान गखड़ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। द चीफ कमल खान गखड़ वाज मेड अ नोबल, या दैट इज मनसबदार बाय इंपीरियर अकबर। अकबर के द्वारा उसे मनसबदार जो है वो घोषित किया गया, बनाया गया। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड अरघुन्स यहाँ पे एक जो है सोसाइटी है, डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वेयर सबड्यूड बाय द मुगल्स। और अगर हम बात करें सिंध की बात करें या फिर मुल्तान जो रीजन था उस समय सब कॉन्टिनेंट या फिर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसकी बात करें तो जो लंघस है, लंघस एक तरह का ट्राइबल है, राइट।
और अरगुन्स भी एक तरह का ट्राइबल सोसाइटी है, डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन, बहुत बड़े रीजन पे लोग कहीं ना कहीं का ये डोमिनेशन था, नो डाउट। इससे पहले कह सकते हैं मुगलों के आने के पहले, ठीक है, एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वेयर सब्स्टिट्यूट बाय द मुगल। आगे चलकर मुगलों ने इन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले ये स्वतंत्र थे, अपने कह सकते हैं किंगडम में खुद ब खुद राज किया करते, लेकिन जैसे मुगलों का शासन स्थापित हो गया, कहीं ना कहीं ये लोग मुगलों के नियंत्रण में आ गए। आगे है The Balochis were another large and powerful tribes in the northwest. Yes, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो बलोचीज यानी बलूचिस्तान एक जगह आप लोगों ने नाम सुना होगा, आज जाना है, वही बलूचिस्तान के आसपास के रहने वालों को बलूचीज के नाम से जानते हैं। ये भी आगे चल के बहुत ही पावरफुल कह सकते हैं कम्युनिटीज के तौर पे जानी जाएगा, जो कि बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में आता है। They were divided into many smaller clans. Clans कह सकते हैं, it is clans is a group of families, right, or household claiming their descent from the common ancestors। हाँ, एक तरह का एक कम्युनिटी है जो अपने आप को कॉमन एंसेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, क्लेन्स उसे कहते हैं। तो यहाँ कह रहे थे वी आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लेन्स अंडर द डिफरेंट चीफ, अलग अलग मुखिया के अंडर में अलग अलग क्लेन, एक ग्रुप है, सोसाइटी जो अपने आप को एंसेस्टर पूर्वजों को कहीं ना कहीं बताते हैं। इन द वेस्टर्न हिमालय लाइव द शेप ट्राइब ऑफ गडीज। अगर वेस्टर्न हिमालयस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ कहता है लाइव द शेपर्ड ट्राइब ऑफ गडीज। गडीज भी जो प्रजाति है वो वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा अलग अलग रीजन में, अलग अलग सब कंट्री में अलग अलग नाम से जो है ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल पीपुल्स अक्सर देखने को मिलते हैं, राइट। और देखने को मिले द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स, द नागास, अहोम्स एंड मेनी अदर्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वोत्तर की बात करें हम, तो वो भी एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट था जो बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जाता था, जिसमें बेसिकली थे नागास थे, जो कि बेसिकली नागालैंड साइड में आपको देखने को मिलेंगे आज, अहोम्स थे एंड मेनी अदर ट्राइबल सोसाइटीज थे। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सो लेट्स सी, इन मेनी एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो chiefdoms had emerged by 20th century, yes sorry 12th century। अगर हम बात करें बिहार और झारखंड की, या फिर उस समय तो बिहार ही हुआ करता, बिहार उस समय बात करें तो एक चेरो चीफडम्स थे, यानी कि जो चेरो की सरदारी थी उस समय उभर कर बाहर आई थी। कब ये बात है? 12वीं शताब्दी की। बात करें राजा मान सिंह की, जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, यस, अटैक एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591। लेकिन 1591 की बात है, जो अकबर के बहुत ही चहेते जो जनरल थे जिनका नाम था राजा मान सिंह, उन्होंने चेरोस पर क्या किया? अटैक किया, उन्हें हरा दिया, परास्त कर दिया। 1551 की बात है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। और वहां से बहुत कह सकते हैं कि लूटा हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे लूटा हुआ माल वहां से वो लेकर आया गया चेरोस के यहाँ से मान सिंह के द्वारा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पूरी तरह से इस कम्युनिटी को डोमेन नहीं कर पाए, कम्युनिटी कंट्रोल नहीं कर पाए। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर मेनी चेरो फोर्ट्रेस एंड सब्जुगेट द ट्राइब। और लेकिन आगे चल के जब औरंगजेब का शासन काल स्थापित हुआ, उस समय जो चेरोस जो थे, उस फॉरेस्ट्री जो थे, उनको क्या किया? फोर्ट्रेस जो थे उसे हथिया लिया गया और सब्जुगेट द ट्राइब, और ट्राइब्स यानी कि जो कम्युनिटी थी उनका दमन स्टार्ट हो गया। कहीं ना कहीं औरंगजेब इन सब चीजों में बहुत आगे निकला है सबसे, और इनका दमन करना स्टार्ट कर दिया। द मुंडाज एंड संथाल्स were among other important tribes that lived in the region of also ओडिशा एंड बंगाल। इन सब के बावजूद मुंडा और संथाल जो है ऐसे कम्युनिटीज ट्राइबल हैं जो कि बेसिकली उनका भी एक अपना प्रभाव था, उनका भी अपना सोशल कम्युनिटी था, जो बेसिकली झारखंड के साथ साथ बिहार और उड़ीसा में भी, बंगाल और उड़ीसा में भी देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड द कर्नाटका वेयर होम ऑफ कोइल्स। यस, अब हमने बात किया अभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा की बात करी हमने। अब हम देखते उधर महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, तो वहां भी हम देखे थे महाराष्ट्र हाईलैंड एंड द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वेयर होम ऑफ कोइल्स।
बेयर्स एंड न्यूमरस अदर्स। ये कोइल्स जो थे, ब्रेड्स थे, इन लोगों का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और कर्नाटका वहां होम हुआ करता था। कोइल्स ऑल्सो लाइव इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात, और साथ साथ कोइल्स एक ऐसी प्रजाति थी, एक ऐसी ट्राइबल्स हुआ करते थे जो महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद गुजरात में भी इनकी प्रजाति अक्सर देखने को मिलती थी। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागेस, वेट्रेस एंड मारवास एंड मेनी अदर। आगे चलकर अगर देखा जाए तो इस तरह के जैसे कि कोरागस एक ये है ट्राइबल कम्युनिटी है, राइट। वेट्रस एंड मारवास, इस तरह के बहुत सारे ट्राइबल प्रजातियों का कहीं ना कहीं उद्गम हुआ, ये प्रचलन में आए, नॉलेज में आए। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। आप बात करते हैं भील्स की, हमने अभी तक में बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स के नाम लिए, जिसमें से अभी हम बात कर रहे हैं भील्स की। भील्स भी जो थे वो भी वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में प्रचुर मात्रा में थे। बाय द late 16th century many of them had become settled agriculture and some even जमींदार। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद में ये जितने भी भील्स की अगर हम बात करें, राइट, तो बहुत सारे जो सेटल एग्रीकल्चर यानी कहीं ना कहीं सब सेटल एग्रीकल्चर में व्यस्त हो गए और बहुत तो आगे चलते जमींदार भी बन गए। बहुत अच्छी बात है। यस, मेनी भील्स क्लेन्स नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदरर्स। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे भील्स समुदाय के लोग थे, ट्राइबल्स ग्रुप्स जो थे इनका, वो कहीं ना कहीं आगे चल के इतना सब कुछ होने के बावजूद हंटर गैदरर्स और बने रहे। द गॉन्ड्स वेयर फाउंड इन द ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गॉन्ड जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रजाति है, सबसे बड़ी ट्राइबल सोसाइटी है, वो बेसिकली कहां पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें तो ये सारे जगहों पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रजाति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं चेंजिंग सोसाइटी। यस, आखिर हम उस टॉपिक तक आ गए। सॉरी, इससे पहले हम बात करें हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे सबसे पहले कि कैसे नोमैड्स यानी कि जो घुमंतु थे, जो बंजारे थे, राइट, और मोबाइल पीपल जो एक जगह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव ऑन करते थे, वो कैसे लाइव करते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स मूव ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। यस, दे लाइव ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट। बिल्कुल, जो घुमंतु कह सकते हैं या बंजारा जो पशु चराने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो बहुत बहुत दूर तक सफर करके आया जाया करते अपने पशुओं के साथ। और इतना ही नहीं, अपने जो पैस्टोरलिस्ट थे कह सकते हैं, उनसे जो पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स थे उसके सहारे वो लोग अपनी लाइवलीहुड को सर्वाइव करते थे। दे लाइव ऑन द मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा। और इतना ही नहीं, इन सारी चीजें लाइक वूल की बात करें, घी की बात करें, मतलब मिल्क प्रोडक्ट या फिर इन पशुओं से पाए जाने वाले प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं एक्सचेंज करते थे विद सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। जो सेटल एग्रीकल्चर थे उनसे इन सब चीजों को वो एक्सचेंज करते थे, बदले में उन्हें इन सारी जरूरत की चीजों को वो गेन करते थे, लाइक ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। They brought and sold this gold and they moved from one place to another, transporting them to their animals। और कहीं ना कहीं सारी चीजों खरीद बिक्री करते थे, बेचते थे और एक जगह से दूसरी जगह इसी के साथ साथ वो मूव करते थे अपने एनिमल्स के साथ। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। द बंजारा वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड। और इन सब में जो बंजारा जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते थे, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव ऑन करते रहते थे, राइट। इन सब चीजों को खरीदते थे, बेचते थे, इस तरह के एक्टिविटीज में वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। इसलिए the Banjara were the most important traders nomads। Yes, their karma were called टेंडाज। उनका जो कारवा है यानी उनका जो एक ग्रुप है, जो एक कहते हैं कि सब चीजों का ऑल थिंग्स का जो ग्रुप हुआ करता था उसे टेंडा के नाम जानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। इन बंजारास का इस्तेमाल खिलजी किया करते थे, किस लिए? ताकि ग्रेन को सिटी मार्केट में कहीं ना कहीं पहुंचाया जा सके। Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjara carried grain on the bullocks
एंड फ्रॉम डिफरेंट एरिया टू सोल्ड इन द टाउन्स। और यस, अगर बात करें जहांगीर की तो उसके ने लिखा है, रोट इन हिज मेमोरी, जहांगीर ने अपनी मेमोरीज में इस चीज का जिक्र किया है, लिखा है दैट बंजारा कैरिड ग्रेन ऑन देयर ब्लॉक। जो बंजारा थे वो ग्रेन्स यानी जितने भी अनाज थे उसको अपने ब्लॉक से, बैलों की गाड़ी, बैल की जो गाड़ी हुआ करती थी उस पे इस चीज को रखकर डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इन द टाउन, वो अलग अलग एरियाज में ले जाया करते थे और शहरों में या फिर गांव अलग अलग जगहों पे जाके से बेचा करते थे। कहीं ना कहीं बंजारा जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे बड़े से बड़े किंग और किंगडम को सरवाइव करने के लिए, कह सकते हैं उनके सरवाइव में इनका बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा, कभी हमने बात की कहीं ना कहीं ट्राइबल सोसाइटी और जो बिग सिटीज है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें इसको देखते हुए हम लोगों ने ऐसा कहा। द ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फ्रॉम द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी अ 1 लाख बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन। लगभग 1 लाख जो है बुलॉक्स यानी कि बैलगाड़ी या फिर इस तरह की चीजों को कह सकते हैं कि अनाजों की ढुलाई में लगाया गया था। यस, आगे देखते हैं, एक छोटा टॉपिक है दिया है द बंजाराज। हम इससे जानेंगे बंजाराज कौन थे, कौन हुआ करते थे। मेनी पैस्टोरल ट्राइब्स reared and sold animals such as cattle and horses। बिल्कुल, और पैस्टोरल ट्राइब्स की बात करें तो बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जो एनिमल्स को भी सोल्ड किया करते थे, परचेज, लाइक कैटल एंड हॉर्सेस यानी कि गाय मवेशी या फिर घोड़ों की खरीद फरोख्त करते थे। To the prosperous people, different castes of petty peddlers also travel from village to village। और prosperous यानी समृद्ध लोगों को बेचा करते थे। और इतना ही नहीं, पेडलर्स यानी कह सकते हैं कि फेरी वाले होते थे, उनके साथ साथ also travel from village to village। फेरी वाले जो हैं वो विलेज टू विलेज भी घुमा करते थे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फेरी वाले जो होते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने गुड्स को लेके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा के घूमते हैं और अपने मटेरियल्स को, अपने गुड्स को बेचा करते हैं। दे वेयर मेड एंड सोल्ड वेयर्स such as ropes, reeds, straw, matting and coarse sacks, इस तरह की चीजें जो है ये बेचा करते हैं। कह सकते हैं कि सोल्ड ये सारी चीजें हैं जैसे कि वेयर्स सच एज रोप्स यानी रस्सी, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड कोर्स सैक्स, इस चीज़ों को, बांसुरी हो गई, रस्सी हो गए, सारी चीज़ों को वो जो ट्रेडर्स थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाकर बेचा करते थे। और समटाइम्स मेडिकेंट्स एक्टेड एज अ वेंडरिंग मर्चेंट्स। यस, कभी कभी तो बात करें तो जो कह सकते हैं कि भिक्षुक जो है एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट, भिक्षुक भी कभी कभी जो है उत्साहपूर्ण मर्चेंट की तरह तौर पर देखे जाते हैं, काम किए जाते हैं। दे वेयर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ देयर लाइवलीहुड। और बहुत तो थे कि इस तरह से किसी चीज़ को परफॉर्म करते थे अपने लाइवलीहुड के सर्वाइव। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे भी नोमैड्स हम लोगों ने देखे हैं जो एक्टिविटीज करते हैं, कुछ परफॉर्मेंस करते हैं और उस परफॉर्मेंस करने के साथ साथ अपने लाइवलीहुड को सर्वाइव करते हैं। इस तरह की चीजें भी आपको अक्सर देखने को मिली होंगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। हाँ, न्यू कास्ट जो है वर्ण व्यवस्था जो अभी हमने बात की थी इसमें कास्ट भी आगे निकल कर आया है, राइट। अब इसके बारे में जरा देखते हैं, लेट्स सी। As the economy and the need of the society grew, people with the new skill were required. Smaller caste और जाति emerged within the वर्ण्स। हाँ, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम की जो है राइजिंग डे बाई डे नीड इसकी लोगों को महसूस होती है। कैसे जरा देखते हैं, फिर से मैं बता दूं। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी, जैसे ही आर्थिक और सोसाइटी की नीड जो है बढ़ती गई, ग्रीव पीपल विद द न्यू स्किल वेयर रिक्वायर्ड, नए नए स्किल्स की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं महसूस हुई। जैसे ही कोई नया सोसाइटी डेवलप करता है, इमर्ज होता है,